हेलो ट्रेनियर्स, मैं डॉक्टर संतोष कुमार सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर, रचना शिक्षण प्रशिक्षण केंद्र सदर जौनपुर। ट्रेनियर्स, आज DRDSC ID के सभी ट्रेनिज़ों को पेपर नंबर 12 थ्योरी सेमेस्टर 4 टीचिंग मैथोडोलॉजी सब्जेक्ट यूनिट फर्स्ट टीचिंग मेथड्स शिक्षण विधियाँ की सब यूनिट 1.2 मैनेजिंग द क्लासरूम एनवायरनमेंट कक्षा के वातावरण का प्रबंधन। एक सामान्य बच्चों की कक्षा एवं विशेष विद्यालय में बच्चों की कक्षाओं में एक चीज की सामान्यता जरूर देखने को मिलती है। अध्यापक जब भी अपनी कक्षा में जाता है वो पूरी कक्षा को अस्त व्यस्त पाता है, जिसको व्यवस्थित करने के लिए उसके पास एक अच्छे प्रबंधन की आवश्यकता पड़ती है, जिसके द्वारा हम कक्षा के वातावरण का ठीक तरह से प्रबंधन कर पाते हैं। कक्षा का प्रबंधन करना शिक्षक के लिए चुनौतियों से भरा कार्य होता है। शिक्षक का प्राथमिक उद्देश्य बच्चों विद्यार्थियों का पूर्ण विकास करना है। पूर्ण विकास तभी संभव है जबकि शिक्षक अपने कक्षा के वातावरण का प्रबंधन इस प्रकार करे कि बच्चों का यानी कि विद्यार्थियों का ध्यान वो अपनी ओर आकर्षित कर सके। कक्षा के वातावरण का प्रबंधन में ध्यान देने योग्य बातें। किसी भी विशेष तथा सामान्य बच्चों की कक्षा सही तरीके से चलाने के लिए प्रबंधन की आवश्यकता पड़ती है। शिक्षक अपने प्रबंधन द्वारा बच्चों का पूरा ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर सके, इसलिए उसे कुछ बिंदुओं पर हमेशा ध्यान रखना होगा। वे बिंदु निम्नलिखित हैं। पहला, ध्यान आकर्षण करना। ध्यान आकर्षण करना से तात्पर्य यह है कि वो शिक्षक जो कक्षा में जा रहे हैं कक्षा के वातावरण में कुछ ऐसा करें कि वहाँ पर उपस्थित सभी बच्चे तथा विद्यार्थी का ध्यान अपने उस शिक्षक विशेष अध्यापक की ओर जाए। कक्षा में बच्चे विद्यार्थी या तो एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं या अपनी निर्धारित सीट पर नहीं होते हैं। जब भी पढ़ाना शुरू करें उससे पहले उन्हें व्यवस्थित करते हुए ही कुछ ऐसे सवाल करें कि सभी बच्चे उसमें शामिल हो जाएं। उदाहरण के तौर पर, जैसे आज आप सभी
में से कौन कौन अपने माता पिता के पैर छूकर आया है, या आज नाश्ते में कौन क्या क्या खाकर आया है। इस तरह के कुछ प्रश्नों के आधार पर आप अव्यवस्थित कक्षा को व्यवस्थित करने में तथा उसके असंतुलित वातावरण को आप अपने प्रबंधन के द्वारा बच्चों का ध्यान आकर्षण करके अपनी कक्षा को व्यवस्थित कर सकते हैं। कक्षा के वातावरण में प्रबंधन में ध्यान देने योग्य बातों में दूसरा है ध्यान उस बच्चे विद्यार्थी पर जो कक्षा में ध्यान अपना अटेंशन नहीं दे रहा है। हमेशा बच्चों विद्यार्थियों को उसके नाम से संबोधित करें, ना कि ए या सुन कहकर अपना नाम सुनकर सहज ही सजग हो जाएगा। ऐसे बच्चों पर विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है जो कक्षा में अशांति बनाते हैं। कक्षा के वातावरण को प्रभावित करते हैं तथा वह बच्चे कक्षा में चल रही शैक्षणिक गतिविधियों में सुचारू रूप से स्थिर नहीं होते हैं। ऐसे प्रत्येक बच्चे को विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। विशेष अध्यापक द्वारा विशेष शिक्षा में बौद्धिक अक्षम विशेष बच्चा जो भिन्न भिन्न बौद्धिक लब्धि वाले हैं, जिसकी वजह से कुछ बच्चे जल्दी तथा कुछ बच्चों पर समय व प्रयास अधिक लगता है। ऐसी स्थिति में अध्यापक को संयम एवं विशेष ध्यान देने की जरूरत होती है। विशेष अध्यापक हमेशा अपने सबसे अच्छे बेस्ट प्रयासों से बच्चों को आत्मनिर्भर बनाते रहें। तीसरा है अपमानित न करें, तुलना न करें। जैसा कि हेडिंग से ही समझ में आ रहा है कि किसी भी बच्चे का अपमान न करें तथा वो जैसा भी है कुछ सीखने में अधिगम करने में, तो उसकी तुलना दूसरे अन्य बच्चों से न करें। कक्षा के वातावरण का प्रबंधन में इस बात पर विशेष ध्यान दें कि इस तरह के वाक्य जिसमें यह कहकर बच्चे को अपमानित न करें कि तुम्हें कुछ नहीं आता है, तुम अपने जीवन में कुछ नहीं कर सकते हो, बल्कि उन्हें विश्वास दिलाएं कि उन्हीं से यह कक्षा है, वे ही इस कक्षा के अभिन्न अंग हैं। उन्हें यह कहकर शर्मिंदा
बिल्कुल नहीं करना चाहिए कि तुम ही क्लास को डिस्टर्ब कर रहे हो, बल्कि थोड़ा मुस्कुराते हुए उस बच्चे की हरकतों को नज़रअंदाज करते हुए उसका उत्साहवर्धन करते हुए कहें कि अब जो बताया या पढ़ाया जा रहा है, यदि बच्चों तुम ध्यान से पढ़ोगे तथा समझोगे तो उसमें से संबंधित सभी प्रश्नों के उत्तर तुम बड़ी आसानी से जल्दी से दे दोगे या बता दोगे। कक्षा के वातावरण का प्रबंधन हर संस्था को होती है। हर संस्था का अपना एक लक्ष्य होता है तथा सभी संस्था अपने लक्ष्यों को प्राप्त करना चाहती है, जिसके लिए एक व्यापक प्रबंधन की आवश्यकता होती है। प्रबंधन लक्ष्यों की प्राप्ति का माध्यम है। प्रबंधन लक्ष्यों की प्राप्ति का माध्यम है। प्रबंधन क्या है? पहला, प्रबंधन क्या है? पहला, पूर्वानुमान करना। किसी भी कार्य की योजना बनाने से पूर्व हम उसका पूर्वानुमान लगाते हैं। किस कार्य को करते हुए आगे बढ़ने में कौन कौन सी समस्याएं हमें आ सकती हैं, उन समस्याओं का हम पहले से एक अनुमान लगाकर अपने लक्ष्य तथा कार्य में आगे बढ़ते हैं। इसलिए प्रबंधन में पूर्वानुमान करना एक महत्वपूर्ण योजना है। दूसरा, योजना बनाना। योजना बनाना किसी काम को करने के लिए हम स्टेप बाय स्टेप जो भी योजना बनाते हैं कि इस काम के बाद ये काम, फिर निश्चित समय एवं अवधि और लक्ष्यों को पाने के बाद फिर अगले बिंदु पर फिर दूसरी योजना, इस तरह एक क्रम के बाद दूसरे क्रम को व्यवस्थित करते हुए आगे बढ़ना ही योजना बनाना कहलाता है। दूसरा है संगठन बनाना। एक अच्छे प्रबंधन के लिए एक अच्छे संगठन की आवश्यकता होती है। संगठन में बहुत सारे लोग शामिल होते हैं, जिसमें एक छोटे से छोटा कर्मचारी, अभिभावक, शिक्षक, सारे लोग उस प्रबंधन व्यवस्था के सदस्य होते हैं। ये सभी एक संगठन के रूप में कार्य करते हैं। नेक्स्ट, चौथा, आदेश देना। प्रबंधन में पूर्वानुमान, योजना, संगठन की व्यवस्था होने पर उसको सुचारू रूप से आदेश देकर इस काम के बाद या इस लक्ष्य के बाद आप सभी लोगों को
ये वाला काम या इस लक्ष्य को पाना है, इसको एक आदेशात्मक तरीके से देना ही आदेश देना कहलाता है। प्रबंधन में समन्वय करना एक महत्वपूर्ण बिंदु है। इन सारे बिंदुओं पर पूर्वानुमान, योजना, संगठन, आदेश, इन सारी चीजों में नीचे से लेकर ऊपर तक के लोगों का एक साथ मिलकर काम करना तथा उनके बीच एक भाईचारे का निर्माण बनाए रखना, एक बेहतर संवाद एवं उनके बीच समन्वय स्थापित करना प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण गुण होता है। इसके अलावा और भी कई कार्य प्रबंधन के हैं जिसमें मूल रूप से ये 5 प्रमुख हैं जो आपके सामने क्रम से दिया हुआ है। पहला पूर्वानुमान करना, योजना बनाना, संगठन बनाना, आदेश देना, समन्वय करना। एक विद्वान समाजशास्त्री शिक्षाविद F.W. टेलर के अनुसार प्रबंधन यह जानने की कला है कि क्या करना है तथा उसे कैसे करने का सर्वोत्तम एवं सुलभ तरीका क्या है। प्रबंधन यह जानने की कला है कि क्या करना है तथा उसे करने का सर्वोत्तम एवं सुलभ तरीका क्या है। कक्षा के वातावरण में प्रबंधन की जरूरत हर संस्था को होती है। हर संस्था अपने निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करना चाहता है, जिसके लिए व्यापक प्रबंधन की आवश्यकता होती है। प्रबंधन लक्ष्यों की प्राप्ति का जरिया है। यह जटिल क्रिया है। संस्था किसी न किसी कार्य को करने के लिए होते हैं। प्रबंधन इन कार्यों को उद्देश्यों में परिवर्तित कर देता है तथा इन उद्देश्यों को प्राप्त करने का मार्ग निर्धारित करता है। प्रबंधन लोगों की ताकत को प्रभावी बनाकर उनसे संगठन के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए काम करता है। यह एक ऐसी क्रिया है जिसके द्वारा प्रबंधन संस्था के उद्देश्यों को लोगों के प्रयासों में मुकम्मल करता है। कक्षा के वातावरण का प्रभाव विद्यार्थी के जीवन में सर्वप्रथम पड़ता है। किसी भी कक्षा को सही तरीके से चलाने के लिए प्रबंधन की आवश्यकता होती है, क्योंकि ऐसा न होने पर बच्चों को न तो सही तरीके से अधिगम, न ही तो शिक्षण प्रशिक्षण और न ही समुचित चिकित्सा
प्रदान की जा सकती है। एक बौद्धिक अक्षम बच्चे की कक्षाओं में मूलभूत आवश्यकताओं को उस तक पहुंचाने के लिए संभव प्रयास किया जाता है। कक्षा का वातावरण और प्रबंधन बच्चों को बहुत प्रभावित करता है। कक्षा के वातावरणीय प्रबंधन में कई लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, जिसमें पहला शिक्षकों की भूमिका। कक्षा के वातावरणीय प्रबंधन में कई लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका। सर्वप्रथम पहला शिक्षकों की भूमिका। शिक्षकों को चाहिए कि कक्षा में कौन सा बच्चा बौद्धिक अक्षम रुचि रखता है, कौन सा बच्चा जो बौद्धिक अक्षम है कक्षा में रुचि रखता है, तथा कौन सा बच्चा कक्षा में रुचि नहीं रखता है। बच्चे की रुचि व क्षमता को पहचानने के बाद इन बच्चों को आत्म प्रेरित कर प्रोत्साहन एवं कार्य करने के लिए मौका देना चाहिए। बच्चों के कार्यों का आकलन करके उसकी विशिष्ट समस्याओं को पहचान कर उसकी क्षमता के अनुसार ही कौशलों को तथा शैक्षणिक कार्यों को उनसे करवाएं। बच्चे के कार्यों को धीरे धीरे तथा छोटे छोटे भागों में विभक्त करके बच्चों के कक्षा कार्यों कौशल को करवाने में अतिरिक्त समय दें। बच्चों के कक्षा कार्यों या कौशलों को करवाने में अतिरिक्त समय दें। पठन समस्या वाले बच्चों को स्वपाठ एवं उच्चारण के माध्यम से सुधारने में सहायता करनी चाहिए तथा लेखन समस्या वाले बच्चों को कंप्यूटर द्वारा अभ्यास करने में सहायता देनी चाहिए। इसी क्रम में लिखने का प्रतिदिन अभ्यास कराते रहना चाहिए, जिससे कि उनकी लेखन समस्या दूर हो जाए। विशेष शिक्षकों को बच्चों के अभिभावकों के साथ मिलकर संप्रेषण करके बच्चे की कक्षा संबंधी सूचनाओं का आदान प्रदान करना चाहिए। विशेष बच्चे से संबंधित सभी जानकारी शिक्षक को अभिभावक से ही प्राप्त होती है, अतः अभिभावक की भूमिका भी महत्वपूर्ण होती है। इसी क्रम में दूसरा, अभिभावकों की भूमिका। जब अभिभावक को अपने बच्चे की स्थिति का पता चलता है कि उनका बच्चा एक बौद्धिक अक्षम विशेष बच्चा है, तो वह शोक, दुख, आत्मग्लानि, आरोप प्रत्यारोप एवं हीन भावनाओं से ग्रसित हो जाते हैं। ऐसी मानसिक दशा से उबरना तभी संभव हो पाता है जब वह अपने बच्चे की अक्षमता को स्वीकार करता है। इसके लिए विशेष शिक्षकों को जरूरी है कि
बौद्धिक अक्षम विशेष बच्चे के माता पिता को समझाएं। शिक्षक को चाहिए कि अभिभावकों को विशेष विद्यालय से जुड़ने के लिए प्रेरित करें, और जब माता पिता तथा बच्चे का जुड़ाव विद्यालय से हो जाए तब बच्चे को कक्षा के अंदर स्थापित करने में कोई समस्या नहीं आएगी। विशेष विद्यालय में अपने बच्चे को स्थापित करवाने के उपरांत अभिभावक की जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है। अभिभावक को चाहिए कि विशेष बच्चे पर शुरू से ही कार्य का बोझ न बढ़े तथा विद्यालय द्वारा दिए गए कार्य को छोटे छोटे भागों में विभक्त करके उसे सिखाने का कार्य करना चाहिए। प्रबंधन तंत्र के अंतर्गत अभिभावक की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि अभिभावक द्वारा ही प्रबंधन को अनेक महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध होती रहती है। विद्यालय प्रबंधन को यह विशेष ध्यान देना चाहिए कि किसी भी बच्चे के अभिभावक को इग्नोर न करें, क्योंकि उस बच्चे की क्या प्रगति है, क्या कुछ उसके अंदर नया परिवर्तन आ रहा है, तमाम ऐसी बातों को वह विद्यालय को बताता है। अगर विद्यालय और अभिभावक के बीच दूरी होगी, अभिभावक विद्यालय एवं अध्यापकों से खुलकर बात नहीं कर पाएगा, तो वो विद्यालय के प्रबंधन में अपनी अहम भूमिका को नहीं निभा पाएगा तथा विद्यालय प्रबंधन को भी बच्चे से समस्त जानकारी के लिए उसके आवास पर ही जाना पड़ेगा, जबकि इस काम को अभिभावक विद्यालय आकर बड़ी आसानी से करता रहा है। इसलिए किसी भी प्रकार से विशेष बच्चों के अभिभावकों को इग्नोर नहीं करना चाहिए, उन्हें पर्याप्त समय देकर उनकी बातों को सुनना चाहिए। इसी क्रम में तीसरी विद्यालय की भूमिका बच्चे की अधिगम अक्षमता की पहचान विद्यालय में होती है। शिक्षक एवं अभिभावक दोनों ही समझते हैं कि बच्चा अपेक्षा के अनुरूप कार्य नहीं कर रहा है तथा समस्या का कारण क्या है यह पता करते हैं। यही उस विशेष बच्चे का मूल्यांकन भी होता है। उनके शिक्षण कार्य में उचित सहायता देकर विद्यालय ही बच्चों को सीखने में सहायता प्रदान करता है, जिससे उनका अधिगम तेजी से हो सके। विद्यालय ही बच्चों की शिक्षा एवं उनसे संबंधित सहायता विद्यालय ही प्रदान करता है। विद्यालय के शिक्षककर्ता ही बच्चे के लिए वैयक्तिक शैक्षणिक कार्यक्रम बनाते हैं। विद्यालय ही बौद्धिक अक्षम बच्चों की आवश्यकताओं को पता करके उसके अनुसार कार्यक्रम नियोजन करता है। इसके साथ ही साथ विद्यालय अधिगम
अक्षम बच्चों को उपकरण की सुविधा प्रदान करता है। ध्यान दीजिएगा, विद्यालय अधिगम अक्षम बच्चों हेतु उचित वातावरण तथा कक्षा में तकनीकी सुधार तथा उपकरणों की सुविधा प्रदान करता है। अध्यापक अभिभावक के अलावा विद्यालय की भी अपनी अहम भूमिका होती है। ये हम नहीं कह सकते कि पूरी भूमिका अध्यापक की है, पूरी भूमिका अभिभावक की है। सबकी अपनी अपनी जगह अलग अलग भूमिकाएं हैं। लेकिन ये जो विद्यालय एक ढांचे के रूप में अपने अंदर एक स्वस्थ प्रबंधन को स्थापित करके योजना, पूर्वानुमान, संगठन, समन्वय की सहायता से जो कार्य कर रहा है, निसंदेह ही विद्यालय की भूमिका भी अत्यंत महत्वपूर्ण है उस बच्चे के भविष्य को उज्जवल बनाने में तथा समाज की मुख्य धारा से उसे जोड़ने में। कैसे बच्चों को? जो बौद्धिक रूप से अक्षम बच्चे हैं। हालांकि अध्यापक को सभी प्रकार की दिव्यांगताओं के बारे में ज्ञान होता है तथा इंक्लूसिव एजुकेशन के माध्यम से जब हम सभी के साथ बैठकर पढ़ाने की बात को करते हैं तो उसमें यह नितांत आवश्यक हो जाता है कि पर्टिकुलर हम एक प्रकार की डिसेबिलिटी को ही नहीं लेकर चलें, अपितु उन कक्षाओं में जिस भी प्रकार की दिव्यांगताओं से ग्रसित बच्चा आता है उन सभी को हमें समाज की मुख्य धारा में जोड़ना है तथा उनके साथ साथ अन्य बच्चों का भी उन्हीं के अनुसार ध्यान रखना है। अंत में इस प्रकार अक्षम बच्चों को कक्षा में विशेष शिक्षण विधियों द्वारा सिखाने के लिए उनके प्रयास हुए हैं, जिसमें लिखना, पढ़ना इत्यादि विधियां हैं। अतः बौद्धिक अक्षम बच्चों को कक्षा में उनके अनुरूप वातावरण के प्रबंधन का प्रभाव उनके अधिगम पर पड़ता है। जितना अच्छा कक्षा के वातावरण का प्रबंधन होगा, बच्चा उतनी ही शीघ्रता से कक्षा के सभी शिक्षण विधियों तथा कौशलों को सीखेगा एवं कक्षा के वातावरण का प्रबंधन सही दिशा में स्थापित होगा। आज का हमारा टॉपिक सब यूनिट 1.2 मैनेजिंग द क्लासरूम एनवायरनमेंट, कक्षा के वातावरण का प्रबंधन समाप्त हुआ। यूनिट के खत्म होने के बाद आपके सामने ये कुछ प्रश्न दिए जा रहे हैं। प्रश्न संख्या 1, कक्षा के वातावरण का प्रबंधन पर अपने विचार
सविस्तार पूर्वक लिखिए। दूसरा क्वेश्चन है, प्रबंधन पर एक विस्तृत लेख लिखें। तीसरा प्रश्न है, कक्षा के वातावरणीय प्रबंधन में किस किस की भूमिका महत्वपूर्ण होती है? अपनी भाषा में उत्तर दें। प्रश्नों को एक बार पुनः देख लें। इन प्रश्नों का उत्तर आप को लिखकर भेजना है। आपके उत्तरों का मूल्यांकन किया जाएगा और जहाँ पर आप द्वारा गलती व कमी रहेगी उसको बताया जाएगा। इस पूरे यूनिट को एक बार क्रम से आप पुनः देख लें। इस यूनिट में आपको कक्षा के वातावरण का प्रबंधन क्या होता है के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है। इस पूरे यूनिट को बड़े ध्यान से लिखिएगा। जो प्रश्न पूछा गया है उसके उत्तरों का जवाब दीजिएगा। पूरी यूनिट को देखने, सुनने, समझने के उपरांत यदि आपको कहीं पर कोई संशय या आपको कुछ न समझ में आ रहा हो, पूछना हो, तो आप अपनी समस्या को फ़ोन करके पूछ सकते हैं। प्रश्नों का उत्तर बड़ी सावधानी पूर्वक अपनी भाषा का प्रयोग, अपने विचारों का मिश्रण रखते हुए करिएगा, जिससे आपका जो मूल्यांकन होगा उस आधार पर आप अपने मूल्यांकन का पूर्वानुमान कर सकते हैं। इस पूरी यूनिट में विद्यालय के वातावरण को कैसे प्रबंधन की सहायता से सुचारू रूप से स्थापित किया जाए के अलावा प्रबंधन में किन किन महत्वपूर्ण लोगों की भूमिका होती है, जिसके अंतर्गत अभिभावक, अध्यापक, विद्यालय सभी की भूमिका अपने अपने स्थान पर महत्वपूर्ण है। कहीं भी
कोई भी संशय, दुविधा, कुछ भी न समझ में आ रहा हो, उसके लिए आप अपनी समस्या मुझे बताकर उसका समाधान पा सकते हैं। तीनों प्रश्न जिनका उत्तर आपको जल्द से जल्द लिखकर भेजना है ताकि आपका मूल्यांकन किया जा सके।